नमस्कार, कैसे हैं? 4 चैप्टर हो गए भाई। मतलब धीरे 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 आपका सिलेबस आसान से मुश्किल होता जा रहा है। अब जो अगला चैप्टर है वो आपको आपके बचपन की याद दिला देगा। बचपन की याद इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में एक टॉपिक आएगा आपका टाइम एंड टेंस, और जब जब टेंस का नाम लिया जाता है तो दिल से आवाज आती है कि आ अब लौट चलें उन दिनों की ओर जब हमें तातेती रहा है, रही है, चुका है, चुकी है पढ़ाया जा रहा होगा। लेकिन एक बड़ा ही दुखद समाचार है आपके लिए कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तातेती रहा है, चुका है कि कहीं कोई वैल्यू नहीं है। तो जो हम लोग पढ़ेंगे, जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो टेक्निकल पढ़ेंगे, कुछ कुछ आपके बचपन की चीजों को दोहराते हुए। तो बच्चे, अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को हम कहते हैं वर्ब। और वर्ब के बारे में हम क्या बताएं? इतना समझ लो कि अगर आपने वर्ब पढ़ लिया तो आप इस लायक हो जाते हैं कि आप किसी भी एग्जामिनेशन में ग्रामर का जो सेक्शन है जिसमें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलर, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बलिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पॉटिंग एरर, इनके किसी भी पेपर के 70 से 75% क्वेश्चन करने के लायक हो जाते हो। ये इतना बड़ा है। मतलब केवल ये 4 इसके अंदर अल्फाबेट नहीं है, 4 लेटर नहीं है इसके अंदर। ये कंप्लीट कह सकते हैं कि ग्रामेटिकल एसेंस है, गंगोत्री है, गंगा है एक तरीके से। वर्ब का मतलब होता है बेटा क्रिया। तो क्रिया का मतलब क्या होता है? एनी डूइंग एक्शन। एनी डूइंग एक्शन, कुछ भी जो आप करते हैं जिससे आपको समझ में आता है कि कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है, कुछ रिजल्ट हो आ रहा है, उसको आप वर्ब कहते हैं। आप पढ़ रहे हैं, ये एक वर्ब है। हम पढ़ा रहे हैं, ये एक वर्ब है। आप सुन रहे हैं, ये एक वर्ब है। हम सुना रहे हैं, ये एक वर्ब है। आप खा रहे हैं, ये एक वर्ब है। माताजी खिला रही हैं, ये एक वर्ब है। कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ लोग गंवा रहे हैं, कुछ लोग अपनी ही धुन में रमते चले जा रहे हैं। ये तमाम चीजें एक वर्ब हैं, एक क्रिया है। तो आम भाषा में आप कह लीजिए कि एनीथिंग दैट कॉजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ गुड्स और सर्विस इज कंसीडर्ड एज वर्ब। कि कुछ भी जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से संबंधित होता है उसे आप क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। आप इसको एक छोटे से ट्रिक से समझें कि जिन शब्दों के हिंदी उच्चारण के अंत में ना ने नी पाया जाता है, ऐसे मैक्सिमम वर्ड, सभी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी में इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ना ने नी से कुछ नाउन भी बनता है, कुछ एडजेक्टिव भी बनता है। तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि मैक्सिमम वर्ड वर्ब होते हैं। आना, जाना, रहना, खाना, पीना, सोना, पीटना, पिटाना, पिट के आना, फिर पिटाना, ये सब क्या है? ये सब का सब वर्ब है। तो अगर आप वर्ब के साथ जाते हैं तो हमने कहा एनी डूइंग एक्शन इज वर्ब। अब कुछ लोग वर्ब जब शुरू करते हैं तो कहते हैं देखो आज हम आपको बताएंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। हम यहां पे नहीं आएंगे। हमने कहा ये एकेडमिक की क्लास नहीं है, ये कंपटीशन की क्लास है। हमको बड़ा अफसोस होता है जब कुछ लोग कहते हैं कि यार आपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ाया, आपने सिंटेक्स नहीं पढ़ाया। हमने कहा सर जी, सिंटेक्स में सिन शब्द का मतलब सही होता है और टेक्स्ट का मतलब अरेंजमेंट होता है। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामेटिकल टर्म्स के करेक्ट यूजेस पे चल रहे हैं तो वो तो डे फर्स्ट से सिंटेक्स प्रारंभ हो गया, बच के गया। तो एकेडमिक्स की भाषा नहीं बोल रहे हैं, कंपटीशन की क्लास है, तो कंपटीशन के तरीके से आप पढ़ें। तो हमने कहा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत हम जब पैसिव वॉइस शुरू करते हैं तो वहां बताते हैं। अभी हमने कहा कि व्हाट इज अ वर्ब, तो एनी डूइंग कंडीशन इज कंसीडर्ड एज अ वर्ब। ठीक है भाई। अब हम लोग जब वर्ब शुरू करते हैं तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इसके आप सिलेबस से ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सिलेबस से समझ जाओगे कि इससे कितने ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं।
पहला जो पॉइंट है वो है डमी फॉर्म, दूसरा टाइम एंड टेंस, तीसरा एक्टिव पैसिव, चौथा मोडल वर्ब, पांचवा क्लॉजेस, छठा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सातवां नॉन फाइनाइट्स। आप खुद देख लो ना, ये जो लिस्ट बनी है, इस लिस्ट के थ्रू आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिनसे क्वेश्चन आता नहीं है। इवन देन एक्टिव पैसिव से तो एसएससी वगैरह के मेंस में 20-20, 25-25 क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ लोग सिखाते हैं कि यार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इतना भयंकर चैप्टर है, बच्चे 15 मिनट के कॉन्सेप्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा। और तुमको लगेगा कि अच्छा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है, हम तो इसके नाम पर 30-40 रूल हट गए। सही में तुमको लगेगा अच्छा एक्टिव पैसिव ये है कि पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे लगाकर बाई लगा के बनाते हैं, वो तो नहीं है, वो तो बहुत अलग है। आंखें खुल जाएंगी इस चैप्टर में। तो ये 7 मेजर टॉपिक्स हैं इसके अंदर। पहला हम स्टार्ट करेंगे आपको डमी। एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए इसके पहले कि हम स्टार्ट करें, हम ये आपसे उम्मीद रखते हैं, आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप इंडिया लेवल के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज भी होगी। वो नॉलेज होगी जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि अगर हम आपसे पूछें कि इज हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी ये बेसिक सी चीजें हैं, क्योंकि आप क्लास 12th के बाद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं सब के सब 12th पास होंगे, तो एटलीस्ट बेसिक्स की उम्मीद करना आपसे गलत नहीं है। हाँ, अगर आपको वो बेसिक्स भी नहीं आते हैं तो हम लोग फंडामेंटल कोर्स की बात करते हैं, हम लोगों के पास है फंडामेंटल कोर्स, आप वहां पर जाएं, वहां से अपनी बेसिक्स को इंप्रूव करें। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे हम लोग वर्ब की। पहला पॉइंट है डमी फॉर्म। बहुत ध्यान से देखना, पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं डमी केस। अच्छा, वर्ब की पहली फॉर्म है डमी फॉर्म। कुछ बच्चों के लिए ये बिल्कुल नया होगा, कुछ लोग सोचेंगे ये तो हमने देखा ही नहीं कहीं। बेटा देखा है आपने, क्वेश्चन देखे हैं आपने, आप उस क्वेश्चन को देखकर भी समझ नहीं पाए। समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। डमी फॉर्म कहते हैं इसको। डमी का मतलब क्या होता है? डमी का मतलब होता है स्टैचू, अर्थात मूर्ति। अब हमको सोच के बताओ कि ये जो स्टैचू होती है, मूर्ति होती है, इसकी खासियत क्या होती है? स्टैचू या मूर्ति की खासियत यह है बेटा कि जो मूर्तियां होती हैं वो केवल शरीर धारण करती हैं, आत्मा धारण नहीं करती। आप कहोगे ये कौन सी बात है, कहां से कहां लेके जा रहे हैं? तो सुनो, जो तुम्हारा वर्ब होता है ना, वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होते हैं। आप कह लीजिए कि जो इंसान होता है ना, उसमें शरीर और आत्मा दोनों होती है एक तरीके से। लेकिन जो डमी वर्ब होते हैं ना, इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब नहीं होता। तो जो मूर्तियां होती हैं ना, स्टैचू होता है, उसमें केवल शरीर होता है, आत्मा नहीं होती, क्योंकि बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब है? तो बेटा जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह एक्ट करती हैं, हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव की तरह एक्ट करती हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम डमी वर्ब कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब आप समझें, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे पेपर के अंदर जहां पे दो हैज एक साथ आता है, दो हैड एक साथ आता है, डज और डू एक साथ आ जाता है, विल और डू एक साथ आ जाता है। कभी देखा है? बिल्कुल देखा होगा। तो आप खुद से क्वेश्चन करते हो कि यार ये जो दो दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ रहे हैं, जो दो दो मेन वर्ब एक साथ आ रहे हैं, क्या ये गलत आ रहे हैं? नहीं, वो सही आ रहे होते हैं। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप
अपने आप को कंफ्यूज पाते हैं कि ये सही क्या है इसमें। ठीक है, आइए हम अधिक बात ना करते हुए आपसे बात करें डमी फॉर्म के लिए। तो जो हमारा डमी फॉर्म होता है वो दो हिस्से में डिवाइडेड होता है, एक डमी एज एडजेक्टिव और दूसरा है डमी एज मेन वर्ब। हमने बात की डमी एज एडजेक्टिव और डमी एज मेन वर्ब। एक एक करके समझिए। आप डमी एज एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास वर्ड होता है इज, एम, आर, वॉज और वर। अगर आप इनके साथ कोई नाउन जोड़ते हैं तो फिर ये जो मोड होता है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ये एडजेक्टिव की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर हमने आपसे कहा ही इज अ गुड बॉय और आपसे हम पूछें कि इज क्या है, तो 10 में से 9.25 तो छूटते ही कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। अरे महाराज, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मेन वर्ब कहां है? कोई भी हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के क्या कर रही है? बिना बॉस के सेक्रेटरी क्या करेगी सर जी? गलत है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ही इज अ गुड बॉय में इज क्या है? इज यहां पर डमी है क्योंकि इसके बाद आपको नाउन या एडजेक्टिव दिख रहा है। तो ऐसी पोजीशन में हम यहां पर बात करते हैं कि जब इजएमआर वॉज वर्ब को यूज करते हैं, जैसे अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, दे वर नॉट पुअर बट कंपेल्ड। तो ऐसी पोजीशन में ये सब के सब क्या दिखा रही हैं आपको? ये सब के सब दिखा रही हैं कि ये डमी फॉर्म है। तो ऐसी पोजीशन में यहां पर इज की वैल्यू क्या होगी बच्चे? डमी एडजेक्टिव। ठीक है, फिर डमी एज मेन वर्ब में आइए तो हमको यहां वर्ड मिलता है हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और डन। और इनके साथ अगर आपको कोई नाउन या एडजेक्टिव मिलता है, इन शब्दों के साथ अगर आपको कोई नाउन या एडजेक्टिव मिलता है, तो ये जितने वर्ड आप यहां देख रहे हैं ये सब के सब एज मेन वर्ब बिहेव करते हैं, यानी ये अपने आप में मुख्य क्रिया हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगी। जैसे हैज का मतलब रखना हो जाएगा, सिंगुलर केस। हैव का मतलब रखना, प्लूरल केस, दोनों प्रेजेंट के लिए, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएंगे। हैड रखता था, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों है, चाहे टेंस कोई भी हो। डू करता है, डस करता है, ये आपका डू प्लूरल और डस सिंगुलर प्रेजेंट केस। डिड सेकंड फॉर्म किया और डन थर्ड फॉर्म हुआ था। तो ये जो कंडीशन बनती है, जैसे कि ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, कि अपना जो भी काम करता है टाइम पर करता है, तो डज क्या हो गया वहां पे? डज आपका वहां पर जो है वो डमी हो गया। ठीक है, जैसे आई हैव अ कार फॉर यू, तो वहां पर आपका जो हैव क्या हो गया? कार के लिए आ रहा है, तो हैव वहां पे मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि डमी है। अब आप कहेंगे कि ये जब बता रहे हैं आप तो क्या है, ये तो स्पोकन का हिस्सा है। नहीं बच्चे, इससे तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो आओ देखा जाए कि तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ध्यान से देखिए। He have had a new file before we reached there। हम सिंपल क्वेश्चंस उठाएंगे जो पेपर में आए हुए हैं या जिस तरीके से पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, हमने कहा वी हैव हैड अ न्यू फाइल बिफोर वी रीच्ड देयर, और हमने आपको ऑप्शन दिया है, अंडरलाइन किया हुआ है हमने हैव हैड, और हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं हैव, हैज हैड, हैड हैड या नो इम्प्रूवमेंट। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
कौन सा ऑप्शन सही है, ये ध्यान देने वाली कहानी है। हमने कहा हैव हैड, तो कुछ को तो ये गलत ही लग रहा होगा कि यार हैव और हैड दोनों एक साथ, ये बड़ा विचित्र है। बेटा हैव और हैड दोनों एक साथ, तो इसमें विचित्र क्या है, जरा हमको समझाओ, क्या समस्या है। समस्या यह है कि आपने हैव हैड एक साथ देखा तो आपकी अंतरात्मा ने आपको धिक्कारा कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। नहीं मनुष्य, देखो यहां समझो, हो क्या रहा था कि हैव हैड, इस हैड के बाद आया अ न्यू फाइल। इसका मतलब अब आप ये नाउन पा रहे हैं तो इसकी वैल्यू मेन वर्ब हो जाएगी और इसकी वैल्यू हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। पहले तो ये दो आए हैं तो दो अलग अलग वैल्यू के लिए आए हैं, एक की वैल्यू मेन वर्ब और दूसरे की वैल्यू हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखते हैं टेंस कौन सा है। तो यहां एक वर्ड मिला है बिफोर। अब बिफोर का मतलब होता है पहले, और आप बचपन से कुछ स्टेटमेंट्स रटे हुए हैं, आपको क्लास में ट्रांसलेशन में पढ़ाया गया है कि मरीज के पहुंचने से पहले डॉक्टर मर चुका था, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। बेटा अगर वो कुछ याद आ रहा हो तो वहां पे बिफोर और आफ्टर जैसे शब्दों का आपने यूज किया था, और वहां आपने बिफोर और आफ्टर जैसे शब्दों में एक बात देखी थी कि जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो आपका परफेक्ट टेंस में होता है, और जो सेकंड सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो सिंपल पास्ट में होता है या अपने सिंपल टेंस में होता है। बिफोर के बाद वी रीच्ड किए हैं तो ये सिंपल पास्ट है, और अगर ये सिंपल पास्ट है तो ये हिस्सा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, और अगर ये हिस्सा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट में होनी चाहिए और ये मेन वर्ब भी पास्ट में होनी चाहिए। ये आप सबसे पहले सेल्फ कैलकुलेशन कर लो, क्वेश्चन पे ही आप इस बात को कैलकुलेट करो कि आपको किस तरीके के आंसर की जरूरत है। तो आपने कैलकुलेट किया और आपने कैलकुलेट करके ये देखा कि भैया दोनों के दोनों पास्ट में होने चाहिए। आप क्या काम करेंगे, आप देखेंगे कि ये तो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां हटाते चले जाएंगे। तो आप देखिए ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, हैड हैड। अब कुछ कहेंगे भैया हैड हैड दो दो हैड एक साथ, तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि कंफ्यूज मत होना, क्योंकि तुम्हारा अगर शत्रु कोई है तो खुद तुम ही अपने शत्रु हो, तुम्हारा कोई दूसरा शत्रु है ही नहीं। क्योंकि तुमने जो कंफ्यूजन अपने मन के अंदर बिठा रखी है, जो डर अपने मन के अंदर बिठा रखा है, वो तुम्हारा इतना बड़ा सर्वनाश करता है कि तुमको आइडिया ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है। ठीक है, आओ ध्यान से देखते हैं। अब जब हमने बात की दो दो हैड, तो भैया एक हैड हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब, कोई डाउट? जैसे they have this book, now it's your turn. They have had this book, now it's your turn. और ऑप्शन दे रहे हैं had had, have had, has had और have, और एक पांचवा ऑप्शन ले लो नो इम्प्रूवमेंट। तो अब आप यहां पर ध्यान से रखें कि दे हैड हैव दिस बुक, नाउ इट्स योर टर्न। तो यहां जो इट्स है ये बता रहा है कि आप प्रेजेंट टेंस के साथ जा रहे हैं, और यहां पर दिस बुक नाउन है, और नाउन होने की वजह से यहां इसकी वैल्यू मेन वर्ब हो जाएगी और इसकी वैल्यू हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो अब देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में होना चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट में है, मतलब जितने पास्ट वाले हेल्पिंग वर्ब हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया और ये नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन खत्म हो गया। बच गया आपके पास तीन, हैव, हैज और हैव। दे प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हैज आता नहीं है।
अब बचा आपके पास क्या, अब बचा ये दो, एक है हैव हैड और एक है हैव हैव। ठीक, अब कहेंगे कि हैव हैड और हैव में कौन सा सही होगा, तो समझो हेल्पिंग वर्ब जो है तुम्हारी वो प्रेजेंट में जाएगी यानी हैव जाएगी, लेकिन मेन वर्ब तो अपनी थर्ड फॉर्म में चाहिए। तो थर्ड फॉर्म में आप ईडी और ईएन लगाते हैं और ईडी ईएन लगा के पास्ट वर्ब भी बनता है, लेकिन ईडी ईएन में अगर प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं तो पास्ट तो बना नहीं, वो तो आपका प्रेजेंट ही रहा। तो ऐसी पोजीशन में हम क्या काम करेंगे कि दे हैड कंडीशन खत्म हो गई, ये दोनों आपकी हेल्पिंग वर्ब में हैं, लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी और हैव फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए क्या काम होगा कि यहां से हैव खत्म हो जाएगा। राइट ऑप्शन होगा आपका दे हैव हैड दिस बुक, नाउ इट्स योर टर्न। अब चूंकि पढ़ने में ये बड़ा विचित्र लग रहा होगा, पढ़ने में ये अजीब सा लग रहा होगा कि यार ये क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ईमानदारी से अपनी अंतरात्मा से पूछ के बताना, क्या तुमने इनसे मिलते जुलते प्रश्न परीक्षाओं में नहीं देखे हैं? 110% देखे हैं। क्या तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? अगर ऐसा अंदाजा नहीं है तो आप फिर कंपटीशन की राह पर हैं ही नहीं, आपका ट्रैक गलत है। सुनने में खराब लगेगा लेकिन सच यही है, सच हमेशा कड़वा होता है। ध्यान दो, सच बोलने वाला और सच सुनने वाला दोनों हिम्मती होते हैं। और ध्यान से सुनिए, he do and does work on time। हमने कहा इसमें एरर क्या है? he do and does work on time। अगर वर्क आ गया इसका मतलब ये नाउन है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा मेन वर्ब है और ये वाला हिस्सा हेल्पिंग वर्ब है। ये बेसिकली एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यानी कि उसके नेचर को शो कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगी। सब्जेक्ट ही है तो जाहिर सी बात है कि डू तो गलत है, तो जाहिर सी बात है कि हम ही के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? डज। और नाउन होने की वजह से यह मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब जब डू डज लगाते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और यस तो आता नहीं। तो सही केस क्या बनेगा कि ही डज एंड डू, करता है और करता है। अब एंड हटा भी सकते हैं, डज डू भी कर सकते हैं, डज भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के भी प्रश्न आपको देकर कभी कभी कंफ्यूज करता है। तो बच्चे ये कहानी है डमी की। आपने खुद देखा होगा कि इन वर्ड्स से हम मैक्सिमम इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन इन वर्ड्स से क्वेश्चंस आप में दिए हुए हैं, आपकी परीक्षाओं में दिए हुए हैं, आपको पूछे गए हैं। तो ये डमी है, इसको केयरफुली नोट करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चनरीज में आएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अब हम चल रहे हैं बचपन की उन गलियों में जहां से आप कई दफा होकर गुजरे हैं और हर बार अपने आप को एक मासूम सा बच्चा ही समझे हैं। तो बेटा टॉपिक है आपका टाइम एंड टेंस। अच्छा है, मजा आएगा क्योंकि बचपन की यादें ताजा होंगी। स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस।